नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम द्वारा सबसे बड़े क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की है कि उसके कस्टडी बिजनेस ने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए बाइनेंस मिरर नाम का एक ऑफ एक्सचेंज सेटलमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है। इस सोल्यूशन के साथ इंस्टीट्यूशंस एक क्वालिफाइड कोल्ड स्टोरेज वॉलेट के साथ क्रिप्टो के एक स्पेसिफाइड अमाउंट को लॉक कर सकते हैं और एसेट्स को उनके बाइनेंस एक्सचेंज अकाउंट में 1:1 बैलेंस के साथ दिखा सकते हैं। बाइनेंस ने नोट किया है कि जब तक बाइनेंस एक्सचेंज पर मिरर पोजीशन खुली रहती है, तब तक कोल्ड स्टोरेज में एसेट्स को सुरक्षित रखा जाएगा, जिसे किसी भी समय सेटल किया जा सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने यह भी डिटेल में बताया कि बाइनेंस मिरर में रखे गए एसेट्स बाइनेंस कस्टडी पर सिक्योर सभी एसेट के 60% से ज्यादा हैं। एक्सचेंज ने कहा कि बाइनेंस मिरर ने 2022 के फाइनल क्वार्टर के दौरान सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपीरियंस की। बाइनेंस मिरर का लॉन्च 7 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में ऑथराइजेशन प्राप्त करने वाले एक्सचेंज को फॉलो करता है। 2023 की शुरुआत में कंपनी हाल ही में सर्टिफाइड सैंक्शन स्पेशलिस्ट की एक एसोसिएशन में भी शामिल हुई है। बाइनेंस की कस्टडी सब्सिडियरी कंपनी बाइनेंस कस्टडी को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और ये अलग अलग अकाउंट्स और वॉलेट सिस्टम की पेशकश करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैमसंग एसेट मैनेजमेंट ने रेगुलेटरी पेंडुलम के स्विंग्स के आधार पर हांगकांग में एक प्योर प्ले बीटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने की इच्छा जाहिर की है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट की निवेश शाखा ने 13 जनवरी को अपना फ्यूचर्स बेस्ड सैमसंग बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्टिव ईटीएफ लॉन्च किया है। निवेश शाखा ने पुष्टि की है कि वह स्पॉट बेस्ड ईटीएफ लॉन्च करने के लिए सही समय के लिए रेगुलेटरी होराइजन को स्कैन कर रही है। लिस्टिंग के कुछ ही घंटों के भीतर सैमसंग का ईटीएफ 4.2% बढ़ गया। ऑप्टिमिज्म के बीच आने वाले महीनों में स्पॉट आधारित वर्जन का पालन होगा। ये कदम हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इन्वेस्टर्स को जोखिम कम करने के उपाय के साथ डिजिटल एसेट के संपर्क की पेशकश करने के बाद उठाया जा रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कथित तौर पर थाईलैंड स्थित क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर और बिटफिनिक्स या टेथर पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर को रिकॉर्ड ब्रेकिंग $1.2 मिलियन का डोनेशन रिसीव हुआ है। शुक्रवार के दिन रजिस्टर किए गए इंटरेस्ट अपडेट से पता चलता है कि किस तरह से क्रिस्टोफर हार्बन ने फॉर्मर पीएम के पॉलिटिकल ऑफिस बोरिस जॉनसन लिमिटेड को रिकॉर्ड गिफ्ट दिया है, जो उनकी एक्टिविटीज को फंड देता है। रजिस्टर में यह भी खुलासा किया गया है कि कैसे जॉनसन ने सिंगापुर में एक भाषण में ब्लॉकचेन कंपनी पैरेलल चेन लैब से £1 मिलियन का 1/4 से अधिक कमाया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लार्ज एनर्जी कंजम्पशन के कारण बिटकॉइन माइनिंग अभी भी पॉलिटिशियंस और मेन स्ट्रीम के मीडिया में खराब रोशनी में मौजूद है। हालांकि माइकल सेलर द्वारा शुरू की गई बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स के साथ ये खंडन करने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ आधा सच है। बिटकॉइन लगभग 60% ग्रीन एनर्जी द्वारा संचालित है, लेकिन एक छोटे पैमाने पर भी बीटीसी माइनिंग बड़ा चमत्कार कर सकती है। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू की एक नई रिपोर्ट जो सेलर द्वारा ट्विटर के माध्यम से साझा की गई है। विरुंगा नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है जो बिटकॉइन माइनिंग सपोर्टिंग नेचर पार्क के एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज और निवासी समुदाय की क्षमता को पहचानता है। जैसा कि रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि बिटकॉइन माइनिंग उसी पहाड़ पर जायंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट द्वारा संचालित है जो कॉन्गो बेसिन के बीच में नेशनल पार्क को अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट बनाता है। हजारों शक्तिशाली कंप्यूटर 10 शिपिंग कंटेनरों में रखे गए हैं जो जंगल के बीच में हैं। ओवर टू यू संदीप। क्रिप्टोग्राफर निक बॉगेलिस ने असफल क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड 3 एरोस कैपिटल के को-फाउंडर सुजू और काइली डेविस की लेटेस्ट क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की है। रिपल के पूर्व लीड इंजीनियर ने जू और डेविस पर अपने लेटेस्ट वेंचर के साथ ज्यादा फंड्स चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। डिफंक्ट क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड के को-फाउंडर्स जो पिछले साल टेरा के कोलैप्स के बाद बैंकरप्ट हो गए थे, उन्होंने नए GTX एक्सचेंज के लिए $25 मिलियन सिक्योर करने के लिए कॉइन फ्लेक्स के को-फाउंडर्स मार्क लैम और सुदू एरोमुगम के साथ मिलकर काम किया है।
नए प्रोजेक्ट को FTX जैसे विफल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसके क्रिएटर्स के लिए अपने फंड्स का इस्तेमाल करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। द ब्लॉक एंड कॉइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार 12 जनवरी को फाइल एक लॉ सूट का हवाला देते हुए नेक्सो, एक क्रिप्टो लेंडर, ने केमैन आइलैंड मॉनिटरी अथॉरिटी यानी CIMA पर VASP के रूप में रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के लिए लॉ सूट फाइल किया है। लेंडर का दावा है कि रेगुलेटर ने नेक्सो के रजिस्ट्रेशन को अस्वीकार करने के अपने डिसीजन में रेगुलेटर्स के इन्फोर्समेंट फंक्शंस पर बहुत अधिक भार रखा था। नेक्सो ने अनुरोध किया है कि कोर्ट CIMA के फैसले को रद्द कर दे क्योंकि ये केमैन आइलैंड के निवासियों को क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने के लिए सूटेबल है। CIMA ने 20 दिसंबर को नेक्सो के एप्लीकेशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फर्म का बिजनेस मॉडल आवश्यक जोखिम प्रोफाइल को पूरा नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए 3.0 TV।